चलो ये देख लेते हैं। तो इसमें टैक्सेशन वाले में कुछ ज्यादा बचा नहीं था। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई क्या आप अपने क्लाइंट को टैक्सेशन से संबंधित सेवाएं दे सकते हो नहीं दे सकते हो, या टैक्सेशन सर्विसेज आप अपने ऑडिट क्लाइंट को दोगे क्या। तो उसमें अलग अलग मैटर्स हैं, उसमें टैक्सेशन सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है वो अपन लोगों ने देखा। अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं। आप टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज दे सकते हो, आप टैक्स रिटर्न फाइल करने की सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा कल लास्ट हमने पढ़ा टैक्स प्लानिंग एंड जो है यहाँ पर एडवोकेसी एडवाइजरी सर्विसेज है ना, टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो आप अपने क्लाइंट को टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विस कब दे सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी इसमें एक और रह गया हमारा टैक्स सर्विस इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाली कल मैंने आपको चीज बता दी थी, वो समझ में आया था क्या, वो क्लियर है? वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सर एक बार वापस बता दो। वैल्यूएशन का मतलब मैं वापस बताता हूँ। देखो वैल्यूएशन, कई बार आपसे गवर्नमेंट टैक्स मांगती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। किसी एसेट भी हो सकता है जो भी चीज है ना, तो आपकी इनकम भी हो सकती है उनको ना। तो अब उसके ऊपर टैक्स इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना। तो मैंने एक आप लोगों को कल एक सर्टेन एग्जांपल दिया था, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में वेल्थ टैक्स एक कंसेप्ट है, तो आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करना है। वेल्थ का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप जो ना बहुत एग्जैक्ट आपको चीज नहीं बताएगा, लेकिन आप खुद उसको ना वैल्यू नहीं कर पाओगे कि भाई मेरे पास एसेट कितने का है। क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड है, तो प्लॉट ऑफ लैंड की वैल्यू एग्जैक्ट तो होती नहीं है। देखो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसका वैल्यू करना पड़ता है अपने को। तो वो वैल्यूएशन आपको करानी पड़ेगी। कोई गाड़ी आपके पास हो सकती है, कोई पेंटिंग आपके पास हो सकती है। ठीक है। तो अब अगर कंपनी या आपका ऑडिट जो आपका क्लाइंट आपसे चाहता है कि भाई आप उसके लिए जो है एसेट्स की वैल्यूएशन करें या किसी तरह का वैल्यूएशन करें जिसके बेसिस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे एक बार देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट का वैल्यूएशन किया जाना है। क्या किया जाना है? किसी सब्जेक्ट का वैल्यूएशन किया था, और ये जो बेटा वैल्यूएशन होगा, इस वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको सरकार को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट को टैक्सेशन जो है वो वैल्यूएशन के बेसिस पे कराना है। अब ये वैल्यूएशन करेगा कौन? ये कह रहे हैं कि क्या ये वैल्यूएशन ऑडिटर कर सकता है या नहीं कर सकता अपने क्लाइंट के लिए। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो जो भी सब्जेक्ट है उसका आप वैल्यूएशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो if the valuation performed for tax purpose is not subject to external review and the effect is material to the financial statement in addition to the consideration in 604.3 A to the firm should consider। तो कह रहे हैं कि भाई अगर जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन जो है उसका एक्सटर्नल रिव्यू नहीं होगा। एक्सटर्नल रिव्यू मतलब आप बड़ी ध्यान से भी बात को समझना कि मान लीजिए कि आपके क्लाइंट के पास एक बहुत एक्सपेंसिव सी पेंटिंग है। तो पेंटिंग आपने सोचा ना, पेंटिंग के भाई जो है पेंटिंग पेंटिंग ये सब की होती है एक सर्टेन टाइम, अगर बात जो होती है अगर किसी मशहूर आदमी ने उनको बनाया है तो उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। देखा है, यस और नो? यस सर। है ना, होता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको अमन जी, आप अमन जी मतलब मैं क्लाइंट हूँ अगर मान लो तुम लोगों का, तो वो कहती है कि अमन जी जो है आपको ये पेंटिंग जो है ये आपकी वेल्थ हम लोग मानेंगे और वेल्थ में इसको इंक्लूड करके आपको टैक्स जमा करेगा। लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी। तो मैं गया एक प्रोफेशनल के पास, उससे बोला भाई इसकी मेरे को वैल्यू बताओ। नाउ कंसीडर दिस प्रोफेशनल एज यू। आप वो व्यक्ति हो जिसको इसकी वैल्यूएशन करना है। तो आपने अलग अलग तरीकों से जो है वो पता करके अपने सोर्सेज से पता करके आपने बताया कि भाई इसकी वैल्यू देखो लगभग लगभग आज की मार्केट रेट में 1.5 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। तो ये 1.5 करोड़ रुपए मान करके मैंने गवर्नमेंट को इस 1.5 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा दिया। ठीक है। अब ये जो वैल्यूएशन मैंने इस पेंटिंग का किया, दैट इज 1.5 करोड़ रुपीज।
क्या इस वैल्यूएशन का एक्सटर्नल रिव्यू होगा या नहीं होगा? एक्सटर्नल रिव्यू मतलब क्या, इस वैल्यूएशन को कोई और चेक करने वाला भी है क्या? हाँ फिर क्या, मैं घर पे। उसका ही लगाएंगे ना। उसका उसका तो नहीं लगा था मैं तो, उसका ही लगाया था एफिडेविट में, यूज का ही। रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन है, अगर लिमिटेशन जा रही है तो लिमिटेशन के लिए लगेगी साथ में एप्लीकेशन, और एफिडेविट लगेगा। तो बस फिर ठीक है। बस फिर तो कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन आ जाएगी रिस्टोरेशन की, भाई ये रीजन मेंशन हो जाएंगे, भाई ये रीजन हो गया था जिसकी वजह से डिस्कस हो गई है। अपन तो यही लिखते हैं भाई, और क्या है। रूटीन में तो देखो यही रहता रहता है, अगर अनलेस अदरवाइज अपने को लग रहा हो कि भाई कोई कि अपनी अपने कौन से वाले कोर्ट में खारिज हुई है, तो कमर्शियल कोर्ट में थोड़ा ना आप ये लिख के दोगे। कमर्शियल कोर्ट में तो रीजन उसने मेंशन किया होगा कि मैं क्यों खारिज कर रहा हूँ। तो उसमें तो आपको एक रीजन ये देना पड़ेगा कि भाई बैंक जो है वो क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाया एसेट की डिटेल्स। उसमें अपने को रीजन देना पड़ेगा भाई कि क्यों टाइमली मैनर में हम जो है वो उनको असिस्ट नहीं कर पाए कोर्ट के। उसको क्या नाम है उसका, जो भी नाम है ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो क्यों हम उसे असिस्ट नहीं कर पाए, ये चीज आएगी उसके सहल अमीन को, है ना। तो सहल अमीन को हम क्यों असिस्ट नहीं कर पाए, और क्यों हम एसेट प्रोवाइड नहीं करा पाए, जिस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन को रिस्टोर कराना न्याय हित में होगा, और ये सब चीज़। हाँ, फिर और लिस्ट साथ में प्रोड्यूस कर दो, एसेट ये साहब आप कर रहे हैं, लिस्ट देख लो आप ये एसेट है, इनको जो है वो इनको ऑप्शन किया जा सकता है। नन प्रेजेंट में तो फिर वो रीजन आप लिख सकते हो डेट वाला, कि भाई डेट जो है हमसे गलत नोट हो गई थी, बीइंग दिस रीजन जो है हम कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए। हम्म। नहीं तो उसने ये तो लिखा ही है ना कि भाई वो वहां पर गए और आप आए नहीं। अब तो निशानदेही जो वर्ड यूज किया है ना, निशानदेही का मतलब ये यही हो गया कि जब उनका सैलमीन गया और अपने उस आपके एग्जीक्यूशन जिसके अगेंस्ट में लगी हुई है ना, जब उसकी प्रॉपर्टी को सर्च करने गया है, तो आप वहां पर अपीयर नहीं हो। तो कहने का मतलब उसका यही है कि भाई आपने असिस्ट ही नहीं किया, आपको जाना चाहिए था, प्रॉपर्टी बतानी चाहिए थी कि भाई कहाँ है प्रॉपर्टी, ऑप्शन किसका करेंगे, किसको करेंगे हम प्रॉपर्टी को। इसमें तो यही रीजन दो कि सर बीइंग ये रीजन रहा है कि भाई हम लोगों को प्रॉपर्टी जो है वो नहीं पता चल रही थी, बट अभी हम लोगों को प्रॉपर्टी जो है वो पता चल गई है, दैट्स व्हाई हम इसको रिस्टोर कराना चाहते हैं। और अगर वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो फोन नहीं आया उनका, तो लगाओ फिर उसका एफिडेविट मयूर का। हाँ। हम्म। हम्म। या तो ये लिख दो कि यार उसके व्यक्तिगत कारण की वजह से जो है वो ये पहुंचा, बस उसमें फिर एफिडेविट मुझे लग रहा है फिर आपको उसका लगाना पड़ेगा। हाँ, तो उसका ही लगेगा वो तो। रीजन, क्योंकि रीजन तो ढंग से देना पड़ेगा अपने को। मेरी भी तो एक उड़ाई हुई है यार, उसकी मेरे को लगानी थी उसको। ठीक है। हाँ, यही प्रॉपर रीजन तो देना ही पड़ेगा इसको तो।
हाँ, तो प्रॉपर अपने को पूरा रीजन मेंशन करके फाइल करनी पड़ेगी, ये पागल है कमर्शियल कोर्ट वाला। अरे यार बिल्कुल ही एक एक यार वो एग्जीक्यूशन में इतने नाटक करता है यार। पूरे पूरे सारे बैंक वाले कमर्शियल कोर्ट वालों के पीछे घूमते हैं। चलो ठीक है, फिर भी अगर काम होता है तो ठीक। हाँ भाई, सॉरी इंटरप्शन के लिए। चलो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि भाई अब ये जो, अच्छा आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे सबको लाउड एंड क्लियर? यस यस सर। सर। तो हम ये बात कर रहे थे कि अब मान लो कि भाई एक सर्टेन पेंटिंग मेरे पास है और उसकी वैल्यूएशन मैंने जो है वो किसी प्रोफेशनल से कराई कि भाई आप इसकी वैल्यूएशन करो, उसके ऊपर फिर टैक्स जमा कराएंगे। अब ये वैल्यूएशन मैंने करी है, ठीक है। वैल्यूएशन करने के बाद इसका रिव्यू, मेरी जो वैल्यूएशन है इसका होना भी है या नहीं होना है, और करेगा कौन रिव्यू? जैसे अब जैसे अब बात करें ऑडिट की, तो देखो ऑडिट के अंदर आप करते क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई और बना रहा है, वो आप जाकर के देख लो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने नहीं बने। तो इससे क्या एक्चुअल में ही पता चल रहा है कि भाई कोई गलती है या नहीं है, यस और नो, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। वो जो आप फाइनेंस एज अ ऑडिटर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो, तो वो एक्सटर्नल रिव्यू हो गया, क्या हो गया वो आपका? वो आपका हो गया बेटा एक्सटर्नल रिव्यू। ये क्लियर है, समझ में है ये बात? यहाँ पे उस चीज को अपन एक्सटर्नल रिव्यू कहते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने मान लो किसी पेंटिंग का वैल्यूएशन कर दिया, तो ये रिव्यू करने वाला कौन, कोई है नहीं ना कि कोई ये रिव्यू करे कि भाई मैंने भी वैल्यूएशन है वो सही करी होगी नहीं करी होगी। ये होगा क्या एक्सटर्नल रिव्यू इस चीज का? यस और नो? बात बताओ, क्या इस चीज का कोई एक्सटर्नल रिव्यू होगा? कोई बाहर का व्यक्ति आएगा हमारी बिजनेस में और ये रिव्यू करेगा कि हाँ भाई जो मैंने या आपने अगर वो रिव्यू की, जो वैल्यूएशन की है वो सही करी है नहीं करी है, इसका रिव्यू तो इन जनरल कहीं पे होगा नहीं, होगा ही नहीं। सही बात है, कोई करेगा इस चीज को रिव्यू कि भाई आपने जो जो है वो इसका वैल्यूएशन सही किया है नहीं किया? जल्दी बताओ, आया ना, यस और नो? नो सर। नहीं होगा। नो तो सर। नहीं होगा तो दिक्कत है, होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर एक्सटर्नल रिव्यू हो जाए मेरे काम का, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर जो वैल्यूएशन परफॉर्म करी आपने टैक्स पर्पस के लिए, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रिव्यू, उसका किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल रिव्यू नहीं होता। एंड द इफेक्ट इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो मैंने वैल्यूएशन किया है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो बहुत ज्यादा आने वाला है, वो बहुत मटीरियल है। तो ऐसे केस में मेरे को क्या नहीं करना चाहिए? मुझे वैसे तो उनकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने एग्जैक्टली नहीं बोल के इन्होंने बोला द फर्म शुड कंसीडर। तो ऊपर अपन जो जो चीजें ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, जो 604.3A2 में हमने जो चीजें ध्यान में रखी थी, इसके अलावा एक ऑडिटर को ये भी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? the the extent to which the valuation methodology is supported by tax law, क्या जिस तरीके से द मैथड आई हैव यूज फॉर द वैल्यूएशन, भाई कोई भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ मैथड लगाना पड़ता है। तो क्या वो मेथड सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ, क्या कानून में उस मेथड की बात करी गई है? देखो अगर कानून में उस मेथड की बात करी गई है ना, और मैंने अगर उसी मेथड से वैल्यूएशन किया है, तो फिर यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब वो मैंने मेरे हिसाब से काम नहीं किया है, लॉ कहता है भाई ये मेथड है, इससे आप वैल्यूएशन कर लो, तो फिर तो एज पर लॉ ही हुआ वो काम। यस और नो, है या ना? यस सर। तो उसमें कुछ छुपाने वाला, कुछ बढ़ाने वाला, कुछ जो है वो कम करने वाला कुछ रहा नहीं, वो मेथड है और उस मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपका वैल्यूएशन कर दिया। द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, अगर आप उस वैल्यूएशन के मेथड एक ऐसा है या उसके अंदर जो वैल्यूएशन करी है उसमें बहुत ज्यादा मैंने मेरे हिसाब से अगर काम किया है, मेरे विचारों के हिसाब से अगर काम किया है, तो एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा, और वैल्यूएशन करने के लिए जो भी डेटा मुझे मेरे क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड करा गया, उस पे कितना विश्वास किया जा सकता है, उसकी रिलायबिलिटी, ये सब चीजें आपको फर्दर क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अगर कोई वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी नहीं है, सब्जेक्टिविटी अगर ज्यादा है, और जो डेटा मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड किया है जिसके बेसिस पे मैं वैल्यूएशन करूंगा वो रिलायबल भी नहीं है, तो
फिर मुझे उस क्लाइंट की क्या नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए, और अगर कर रहा हूं तो फिर उसकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। क्लियरली समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो फिर सेफ गार्ड इन्होंने जो ये बताएं कि फिर आपके ऑडिट टीम के सदस्य, ऑफ कोर्स सी बात है, वो अलग लोग होने चाहिए। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर जो है वो आप इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है, जो रिव्यू करे आपके काम को, आपके ऑडिट को रिव्यू करे। ऑब्टेन प्री क्लियरेंस फ्रॉम दी टैक्स अथॉरिटीज, और जो भी टैक्स अथॉरिटीज हैं उनसे आपको पहले क्या लेनी पड़ेगी, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ये इन्होंने यहाँ पर सेफ गार्ड्स बताए। आगे भी बात समझ में यहाँ पे क्लियर है? यस सर। सेफ गार्ड्स इन लोगों ने यहाँ पे बताए। अगर मैंने सर्विसेज दी हैं तो ये सेफ गार्ड आप यूज कीजिए, इससे आपके जो रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं होने की बात है वो कम हो जाएगी। असिस्टेंस इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, अब टैक्स से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो गया है तो फिर आप अगर अपने क्लाइंट की सहायता करते हो, उसको हेल्प करते हो, इन एडिशन टू द कंसिडरेशन, फिर से बहुत ज्यादा कंसिडरेशन जो है वो पहले हम लोगों ने चीजें ध्यान में रखी और चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। The extent to which the outcome of the dispute will have a material effect of the financial statement। तो अब देखो, अगर मैंने डिस्प्यूट्स में कोई भी सुलझाने में, टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में कोई मदद करी है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका आउटकम डिस्प्यूट का वो कितना मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डालेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्सटेंड टू विद द आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट विल हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑफ द, भाई मैंने गवर्नमेंट सरकार के साथ आपका टैक्स डिस्प्यूट हो गया, सरकार ने बोला भाई आपने जो है वो टैक्सेशन के लिए जो अकाउंटिंग करी है वो गलत तरीके से करी है, उन्होंने मेरी सहायता ली, मैंने उनकी हेल्प करी, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है वो फेवर में डिसाइड हो गया उनके, या नहीं हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट मेरी अकाउंटिंग पे और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो अगर मैं टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में असिस्ट कर रहा हूं और जिस डिस्प्यूट को सुलझाने में मैंने उनकी मदद करी है उसका आउटकम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इफेक्ट डालता है। कैसा इफेक्ट डालता है बेटा यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इफेक्ट डालता है। सेकंड, डालता है या नहीं डालता? अगर मान लो कोई ऐसा डिस्प्यूट था जिसको सुलझाने में मैंने मदद भी करी लेकिन उसका आउटकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं डाला या कोई प्रभाव डालता ही नहीं है, तो एक अलग बात हो सकती है। नाउ पहली चीज ये ध्यान देनी है कि मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहा है या नहीं डाल रहा। वेदर द एडवाइस प्रोवाइडेड इज सब्जेक्ट टू द ऑफ द टैक्स डिस्प्यूट, ठीक है, वेदर दी एडवाइस प्रोवाइड, अब आपने अगर उसको कोई एडवाइस दी है तो क्या वो टैक्स डिस्प्यूट से संबंधित है या नहीं। कई बार हम लोग ना हमने कोई टैक्स के ऊपर उसको सुझाव दिया, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि टैक्सेशन को लेकर के एडवाइस दी, तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर एडवाइस या हर असिस्टेंस जो है वो टैक्स डिस्प्यूट को लेकर के हो। तो आपको ये चीज देनी है कि भाई मैंने जो एडवाइस दी है कहीं वो टैक्स डिस्प्यूट के सब्जेक्ट में तो नहीं दी है या नहीं दी है, दो बातें अलग हो सकती है। मैंने कोई एडवाइस दी, जरूरी नहीं हो टैक्स डिस्प्यूट के लिए हो। यार आप मेरे पास आया था, प्रोफेशनल में हूँ, आपने बोला कि यार हम लोग एक टैक्सेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने दे दिया, अब आपको पता नहीं है कि वाकई कोई डिस्प्यूट इन लोगों का चल रहा है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आपने जो एडवाइस दी है वो टैक्स डिस्प्यूट से संबंधित है भी या नहीं है। ये दूसरी बात हो गई। टू द एक्सटेंट टू विद द मैटर सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ रेगुलेशन एस्टैब्लिश फैक्टर, अगेन ये चीज आई है कि आप देखना, आपको ये पड़ेगा कि ये मैटर कितना सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ है, रेगुलेशन एस्टैब्लिश प्रैक्टिस। ये वर्ड एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ऊपर समझ में आ गया था आप लोगों को यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अगर कोई एस्टैब्लिश प्रैक्टिस और वही मैं अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ तो उसमें उससे कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि वहां मेरी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है ना। देखो मैंने मेरे हिसाब से मैं क्या सोच रहा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना एक, कि भाई अब इंस्टीट्यूशंस और जो है वो यूनिवर्सिटीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि भाई जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब अगर क्योंकि प्रैक्टिस एस्टैब्लिश नहीं है तो हर प्रोफेशनल अपने हिसाब से उनको राय दे सकता है, लेकिन अगर एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है और सब ही वही राय दे रहे हैं और मैंने भी वही राय दी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, यस। sir. Yes, ठीक sir. है। एंड वेदर द प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन पब्लिक, और अगर प्रोसीडिंग जो है वो पब्लिकली कंडक्टेड है
ठीक है ना। पब्लिकली कंडक्टेड क्या होता है, जैसे हम लोग कोर्ट जाते हैं तो वो प्रोसीडिंग इन पब्लिकली कंडक्टेड होती है, वो प्राइवेटली कंडक्टेड नहीं होती। दुनिया जो है वो उसको ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म माना जाता है। तो क्या वो प्रैक्टिस प्रोसीडिंग्स जो है वो पब्लिकली कंडक्टेड होती है या नहीं होती, ये सब चीजें आपको अदर देन 604.3A2 में दी गई है। इसके अलावा आपको जो है वो फर्दर क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर आ गई बात समझ में यहाँ पे, यस और नो। यस सर। और सेफ गार्ड फिर से वही है। सेफ गार्ड क्या है भाई हमारे यहाँ पर, सेफ गार्ड देखो फिर से वही है। हमें अगर आप अपने क्लाइंट को टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हो तो फिर आपको नॉन ऑडिट टीम मेंबर्स को जो है वो रखना पड़ेगा। वो मेंबर्स जो कि यहाँ पर टैक्स ऑडिट से सर्विसेज, टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड सर्विसेज देंगे, वो अलग होंगे। और एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आपको चाहिए। A firm shall not act as an advocate for the audit client before the public tribunal or court in resolution of a tax matter if the amounts are material to the financial statement. तो अगर फाइनेंस कोई बहुत बड़े अमाउंट का, ऐसा अमाउंट जो कि इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है, और उस अमाउंट को लेकर के कोई डिस्प्यूट आपका हो गया है, और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई पब्लिक ट्रिब्यूनल या कोर्ट में, ठीक है, रेजोल्यूशन के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। आगे बात समझ में, जाना है, जाना चाहिए नहीं, ये क्या कह रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। अगर अमाउंट मटेरियल है और मटेरियल अमाउंट के बारे में डिस्प्यूट हुआ टैक्स अथॉरिटीज के साथ में, और जो प्रोसीडिंग्स होनी है वो किसके सामने होनी है, वो पब्लिक ट्रिब्यूनल के बारे में होती है। ट्रिब्यूनल वर्ड समझते हो, सुना है पहले कभी यहाँ पर, या सुनो, किसी ने सुना है ट्रिब्यूनल वर्ड? अच्छा। क्या होता है ट्रिब्यूनल, क्या होता है? सर कोर्ट। कोर्ट ही होती है बस, स्पेशल कोर्ट हो जाती है ना। कोर्ट एक थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है, सब कोर्ट्स कोर्ट्स ही है, बट ट्रिब्यूनल जो होती है वो पर्टिकुलर, जैसे हमारे यहाँ पे कंज्यूमर ट्रिब्यूनल होती है। एनसीएलटी के बारे में आप लोग पढ़ोगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो एनसीएलटी को ट्रिब्यूनल इसलिए बोलते हैं कि भाई वहां पर सिर्फ कंपनी लॉ से संबंधित मामले की ही सुनवाई होती है। तो वो हो गया। तो कोई अब ऐसे टैक्सेशन के लिए भी अपनी खुद की ट्रिब्यूनल्स है। तो अगर कोई पब्लिक ट्रिब्यूनल है कोर्ट में, आपको अपने क्लाइंट को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ एडवोकेट जब जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए से इंपॉर्टेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल अमाउंट। क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो। यस सर। ठीक है। द फर्म इज अलाउड टू हैव एन कंटिन्यूइंग एडवाइजरी, हाँ लेकिन आप एडवाइजरी रोल में रह सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल अकाउंट्स और टेस्टिमनी अबाउट द वर्क परफॉर्म, असिस्टिंग द क्लाइंट इन एनालाइजिंग द टैक्स इश्यूज। तो अगर मेरे से कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को सूचना मांगी गई है एज अ ऑडिटर, कई बार आपसे पूछा जाता है फैक्चुअल अकाउंट्स और टेस्टिमोनी अबाउट द, आपने जो काम किया आपको बुलाया जाएगा कई बार कि भाई आपने काम क्या किया है वो आप बताइए, ठीक है। और अकाउंट्स के बारे में अगर आपसे फैक्ट्स, एक सेकंड ना मैं चार्जर कनेक्ट करके आता हूँ। तो अगर आपसे अकाउंट फैक्चुअल अकाउंट्स मांगे गए हैं, अकाउंट्स के बारे में कोई फैक्ट्स जान आपसे पूछे गए हैं, या टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी का मतलब होता है जब आपको बुला करके जो है वो यहाँ पे कोई फैक्ट प्रूव कराया जाए, उसको टेस्टिमोनी कहते हैं। जैसे कोर्ट में हम लोग जाते हैं ना, तो कोई विटनेस आता है, तो विटनेस ने बयान दिए होते हैं, तो उसकी टेस्टिमोनी करने के लिए उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ पे उसको जो है वो कोर्ट के सामने भी सेम बयान देने पड़ता है, और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। अब आपने तो ये सब चीजें नहीं देखी होंगी, लेकिन अब चीजें जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। जैसे अभी आपने एक बड़ा एक्टर है ना यूएस का, क्या नाम है उसका यार, जॉनी डेफ और उसकी वाइफ के बीच में डिफेमेशन का एक सूट हुआ था, वो देखा था आप लोगों ने, सुना उसके बारे में? नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना? तो सुना है।
सुना है ना, जॉनी डेप का भी एक बड़ा डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी उसकी जो वाइफ है उसके साथ उसका डिवोर्स हो गया है। तो उसने कुछ ऐसा एक पब्लिक, एक कोई यहाँ पर ना यूएस के कोई टीवी शो के ऊपर उसका कोई इंटरव्यू चल रहा था। तो वहां पर उसने बोल दिया कि भाई जॉनी डेप ने जो है उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ करता था। तो अब उसकी वजह से डॉनी डेप को उसकी मूवी से भी निकाल दिया था। और कुछ ब्रांड्स जो है, जो कि बड़ी बात हो जाती है ना, ऐसे नाम बहुत खराब होता है। तो फिर जॉनी डेप ने उसके अगेंस्ट में डिफेमेशन का सूट फाइल किया। तो कभी आपको मौका मिले तो अगर देखना है कोर्ट में कैसे काम होता है, लेकिन इंडियन कोर्ट्स में उतना तरीके से काम नहीं हो पाता, क्योंकि यूएसए की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत फर्क है। वो 30 करोड़ है, हम 130 करोड़ हैं। वहां पे कोर्ट में रोज के कोई 2-4 मैटर लगते हैं, उनके पास बहुत समय होता है उनको सुनने के लिए। और यहाँ पर होते हैं रोज के 50-60-70 मैटर। तो भीड़ ही इतनी कोर्ट में होती है कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते एक एक मैटर को। तो इंडिया में इसलिए कोर्ट केसेस को सॉल्व होने में भी समय लगता है बहुत ज्यादा। और यूएस में जो है वो महीने 2 महीने में वो सब चीजें हो जाती है, क्योंकि वो रोज बुला के ये सब काम कर सकते हैं। इंडिया में हम हर क्लाइंट, हर उसको रोज तो नहीं बुला सकते कोर्ट। अच्छा, वर्ड टेस्टिंग होने पे मैं बात करता हूँ, आप जब ऐसे कभी मौका मिले तो देखना। तो जब कोई गवाह होता है ना, उसने बयान दिया, तो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है कि भाई आप आओ, आपने आपके बयान है उसको टेस्टिफाई किया जाएगा कि आपने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला है। ठीक है, उसको टेस्टिमनी बोलते हैं, टेस्टिमोनी बोलते हैं। तो जब आप एज ऑडिटर काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि भाई उस टैक्स डिस्प्यूट के लिए आपको भी बुलाया जा सकता है कि भाई टैक्स डिस्प्यूट है, जो ऑडिटर है उससे टेस्टिमनी कराई जाए कि भाई ये जो फैक्ट्स हैं ये क्या है, सही है या गलत है, ये सब चीज क्लियर है। समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। और इसके अलावा आप जो है वो अपने क्लाइंट को टैक्स इश्यूज जो है वो एनालाइज करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये सारे काम फर्म को अलाउड है। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। इसके बाद है आईटी सर्विसेज। वैसे देखो, एज अ ऑडिटर मैं तो क्या आईटी सर्विस दूंगा अपने क्लाइंट को? हम तो क्या आईटी सर्विस देंगे? आईटी वाले देंगे आईटी सर्विस, हम कोई एक्सपर्ट थोड़ा ना आईटी के, यस और नो? आईटी सर्विसेज से मतलब समझ गए? नहीं समझे आईटी सर्विसेज, आईटी क्या होता है? किसी को भी नहीं पता आईटी का मतलब क्या होता है? मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो तो फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में क्या होता है? देखो, आईटी सर्विसेज जो देती है वो आईटी कंपनीज देती है। किसी बड़ी आईटी कंपनी का नाम पता है? इन्फोसिस, विप्रो। इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है। ठीक है, तो ये बड़ी आईटी। अच्छा, ये काम क्या करती होंगी, क्या काम करती हैं? फिर सॉफ्टवेयर बनाती है। बेसिकली ये वो कंपनीज हैं जो आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती हैं। ठीक है ना? पहले के टाइम पे अब अकाउंटिंग जो थी वो कैसे करते थे? अभी आप स्कूल में कैसे करते थे अकाउंटिंग? रजिस्टर लेते थे, पेन लोगे, स्केल लोगे, लाइनें खींचोगे, यस और नो? ऐसे ही करते थे अकाउंटिंग। यस सर। अभी भी बहुत सारे छोटे दुकानदार मिलेंगे वो ऐसे ही करते हैं। तो लेजर्स को हिंदी में कहते हैं बही खाते। तो कभी अगर इफ यू आर फ्रॉम अ स्पेसिफिकली बढ़िया और सिंधी फैमिली और पंजाबी फैमिली, तो अगर आपके आपका बिजनेस है या शॉप है, तो आप देखेंगे कि आपको घर पे वो पीले कलर की किताब मिलेगी। देखिए आप लोगों ने वो येलो कलर की बुक, बही खातों की, नहीं देखा? किसी ने देखा? है ना? मतलब नहीं देखा तो इट्स फाइन। अब निधि कह रही है हाँ सर मैंने देखा है, तो आपको घर पे वो मिलेगी। वो किताबें होती है, बिजनेसमैन से होते हैं ना पुराने, तो उसमें वो सब पूरी अकाउंटिंग क्या करते थे, बही खाते, लेजर बनाते थे। कोई किसी को सामान बेचा, खरीदा, वो सब चीजें उसमें उसके अकाउंट्स पूरे मेंटेन करते थे। बट लेटर ऑन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, आईटी कंपनीज ने
इस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। नाउ वी हैव दी सॉफ्टवेयर। अब धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, अब आते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, बहुत फेमस है अकाउंटिंग के लिए। आप लोगों ने सुना सुना है टैली का नाम आप लोगों ने? Yes, sir. Tally is basically a very well-known, very popular software used in the field of accounting. ठीक है, तो अब सब चीजें टैली पे होती हैं। आप जर्नल एंट्री, आप टैली ने काम कितना आसान कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको बस आपकी सेल और परचेज उसके अंदर रिकॉर्ड करनी होती है। बेसिकली एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। आप बस वो जर्नल एंट्री पास करते हो और पीछे का सारा काम वो करके दे देता है, फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग टू दी वेरी एंड। आपने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री आप पास करोगे, बिल आप उससे प्रिंट करके निकाल सकते हो, हाथों बिल जनरेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, जर्नल के बाद क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, क्या होना चाहिए जर्नल के बाद? लेजर अकाउंट। लेजर। लेजर पोस्टिंग हो जाती है। लेजर पोस्टिंग के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद अल्टीमेटली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और इवन 12th तक तुमने जितना रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, रेशियो पढ़ा है आप लोगों ने, आया ना? Yes, sir. यस सर। रेशियो एनालिसिस हो गया, आपके कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए, सब काम वो करके दे देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको बस डेली, जैसे आप बैठो, आप आजकल जैसे आप दुकान पे जाओगे तो कंप्यूटर लेके बैठेंगे, मतलब राशन की दुकान को छोड़ दो, इवन मतलब जो जो बड़ी राशन की दुकान है वो बात अलग हो गई, जो छोटी राशन की दुकान है उनकी बात नहीं कर रहा, बट जनरली आप जैसे आप गए फोन खरीदने गए आप अपना, या तो वो कुछ नहीं करते, वो बस आपको एक हाथों हाथ वो बिल एक जनरेट होता है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर सारा उनको काम करके देता है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना आईटी कंपनीज का काम होता है। अब एज अ ऑडिटर मुझे नहीं लगता, हम तो क्या ही आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों का तो एक्सपर्टीज उसके नहीं है। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। देखो आईटी सर्विसेज अगर चाहिए तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करे कि किस तरह की आईटी सर्विसेज चाहिए, क्या आईटी सर्विसेज चाहिए, ये मैनेजमेंट का काम है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एज अ ऑडिटर इवन आप अपने क्लाइंट को आईटी सर्विस दे रहे हो तो इससे भी एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है, और आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का काम करो। एज अ ऑडिटर हमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है क्या, ये बताओ? कौन Sir. निभाएगा? मैं, ये तो ऑडिटर, ये तो मैनेजमेंट का काम है, हम इसको क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट होता है अगर आप किसी प्रकार के आईटी सर्विसेज देते हो, और इससे आप मैनेजमेंट की काम करने लगे हो, ये नहीं करना। अगर आईटी सर्विसेज देते हो तो फिर किस तरह की सर्विस दे रहे हो, देन आप, और सर्विसेज में आपने जो सिस्टम दिए किस तरह का, किस तरीके का नेचर ऑफ आईटी सिस्टम है। ठीक है, और किस एक्सटेंट तक दे इम्पैक्ट और इंटरेक्ट विद द क्लाइंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किस तरीके से हमने जो आईटी सिस्टम उनको दिया उसका नेचर क्या है, क्या स्वभाव है, किस तरीके का सिस्टम है, क्या है वो, और किस तरीके से वो क्लाइंट की अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ वो इम्पैक्ट करता है, ये दोनों चीजें देखना जरूरी है। द डिग्री ऑफ रिलायंस द ऑडिट टीम विल प्लेस ऑन द आईटी सिस्टम। अच्छा देखो, अब आजकल सारा काम, अभी मैंने तुमको बताया ना, सारा काम किसके ऊपर हो गया, आईटी बेस्ड हो गया। अब सब अकाउंटिंग अकाउंटिंग सब आईटी बेस्ड होगी, ये सुनो, आया ना? आगे बात यस। समझ? ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑडिटर इस आईटी सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आज की डेट में, जो आईटी सिस्टम क्लाइंट इसका यूज देने वाला है, अगर क्लाइंट जिस आईटी सिस्टम को यूज में लेता है उसके ऊपर आपका भी काम बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेरे को अगर ऑडिट करनी है तो मेरी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उसी आईटी सिस्टम के ऊपर है। और अगर ये आईटी सिस्टम ऑडिटर इटसेल्फ खुद बनाए तो फिर हमारा ऑडिटर क्या नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो चलो आपने कोई आईटी सिस्टम दिया और अब क्लाइंट आपका उस आईटी सिस्टम पे डिपेंड है, वो छोड़ो आप उसी आईटी सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो गए अपनी ऑडिट के लिए, तो फिर ऐसे केस में हम लोगों को उसकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। या तो आप यही काम कर लो या ऑडिट कर लो। आ गई भाई समझ में, क्लियर बात यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, इसके अलावा हमारी फर्म आईटी सिस्टम सर्विसेज दे सकती हैं
ऐसे सिस्टम डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अनरिलेटेड है। किसी और तरह का आईटी सिस्टम मैंने उसको दिया है जिसका कोई लेना देना जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से नहीं है। Implementation of off-the-shelf accounting software that was not developed by the audit firm and does not require significant customization. अच्छा, implementation शब्द यहाँ पे यूज किया है। ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम दैट वाज नॉट। भाई टैली तो मैंने डेवलप नहीं किया ना, ये बताओ, टैली तो मैंने डेवलप नहीं किया, मैं ऑडिटर हूँ, तो कंपनी ने डेवलप किया। लेकिन मेरे क्लाइंट को मदद चाहिए उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका बिजनेस है, उसको टैली यूज करना नहीं आता, तो मैंने उसको मदद करा वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये तो कर सकते हैं, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो उस सॉफ्टवेयर में मैं उसके लिए कोई सिग्निफिकेंट ना तो कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, और ये ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, दुकानों पे मिलता है। ऑफ द शेल्फ का मतलब आ गई बात समझ में, यस और नो? तो अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में मदद करिए, किसी तरह का कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये आईटी सर्विस दे सकता हूँ उसको। तो बोल सकता हूँ हाँ भाई मैं आपका जो काम है वो पूरी तरीके से क्या कर दूंगा, ऑटोमेट कर दूंगा। ऑटोमेट कर दूंगा तो ऑटोमेट करने के लिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज उसको नहीं दी है, मैंने तो बस एक ऑफ दी दुकान पे गया, एक टैली का सॉफ्टवेयर लाया, उसको इंस्टॉल करके दे दिया, उसमें कोई कस्टमाइजेशन मैंने किया नहीं। ये एक अलग बात है, ये आप कर सकते हो। क्लियर है, समझ में है यहाँ पे बात, यस और नो? जल्दी बताओ हाँ या ना, आगे यहाँ तक समझ में? यस सर। ठीक है। Yes, sir. but recommend a system designed and operated by another service provider or by the entity। ठीक है, लास्ट में बोलते हैं इवेल्युएशन एंड मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन अ सिस्टम डिजाइंड और ऑपरेटेड बाय अनदर सर्विस प्रोवाइडर। बताओ अगर किसी और व्यक्ति ने यहाँ पे कोई सिस्टम डिजाइन किया है तो मैं उसके ऊपर उसका इवेल्युएशन कर सकता हूँ, हाँ भाई ये कैसा सिस्टम आपने यूज कर रहे हो, कैसा है, अपनी कोई रिकमेंडेशन है वो मैं दे सकता हूँ। अदर देन इसके अलावा हम लोग क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे? हाँ सर। और धर्मेंद्र आचार्य वाली 9 नहीं सर, 11 तारीख बताई थी। हाँ हाँ। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, ये सुन लो। यस सर। ठीक है, इसको फिर आज यहीं खत्म करते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू इसको। हाँ, कल करेंगे। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ तक समझ में आया? नहीं है किसी को, कोई डाउट नहीं है? No, sir. चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।